नमस्कार साथियों, मेरा नाम विहान। तो देखिए आज की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आयुर्वेदा फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आयुर्वेदा स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं, आयुर्वेदा कंपाउंडर की, आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर या फिर आयुर्वेदा किसी भी राज्य के लिए तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, तो ये सीरीज तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं एक्सपर्ट्स के अंडर, ठीक है, तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है, 8278723715 के ऊपर। क्योंकि जैसे आप व्हाट्सएप करेंगे तो इसमें आपको थ्योरी क्लासेस टॉपिक वाइज मिल जाएंगी, इसमें आपको टेस्ट मिल जाएंगे, डेली टेस्ट लगाने का मौका मिलेगा, और इतना ही नहीं, 5000 क्वेश्चन सीरीज सॉल्यूशंस के साथ आपको मिल जाएगी। 10 से 15 सालों का क्वेश्चन पेपर सेट आपको अलग से मिल जाएगा सॉल्यूशंस के साथ। और इतना ही नहीं, कंप्लीट जर्नल स्टडीज की भी आपको इसमें चीजें मिल जाएंगी, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स वगैरह है, उसके जो हमारे खुद के इंस्टीट्यूट्स की बुक्स रहती हैं वो भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और इसमें आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह, एमसीक्यूज वगैरह सॉल्यूशंस के साथ अलग से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कंप्लीट एडिशन है आयुर्वेदा का, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। बुकलेट नंबर है 70R2025 सॉल्यूशंस के साथ। बुकलेट है रचना शरीर, ठीक है। यानी कि आज के इस टॉपिक में सारे के सारे क्वेश्चन जो हो रचना शरीर के ऊपर रहेंगे। और इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम ये भी चेकआउट करेंगे कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, क्वेश्चंस किस लेवल के हैं, टॉपिक कहाँ से है, ठीक है। ये सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि क्वेश्चंस में यहाँ पर एग्जामिनर ने ये पूछा है कि दोष इन प्रस्थान शुक्ल कृति, प्रस्थान शुक्ल कृति में दोष, क्या ये बात पित्त का है, बात कफ का है, कफ पित्त का है या फिर कफ का है। जल्दी से अपना आंसर बताना है और सभी को अपना आंसर आना चाहिए, ठीक है। देखिए प्रस्थान शुक्ल कृति में दोष किसका है, बी, यानी कि बात और कफ का। अब देखिए जब क्वेश्चंस बनता है तो ये क्यों इसका यही आंसर हुआ, ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनकी प्रस्थान शुक्ल कृति क्या है, चलो इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए प्रस्थान शुक्ल कृति में दोष है बात और कफ का, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन आपको ये भी पता है कि देखिए आयुर्वेद में मल स्टूल की विशेषता और उसकी रंग, गंध और स्वरूप का विश्लेषण स्वास्थ्य और रोग की स्थिति को समझने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक है। प्रस्थान शुक्ल कृति में मल का सफेद या पीला रंग होता है, ठीक है, जो मुख्यतः बात और कफ दोष के असंतुलन का संकेत देता है, ठीक है। अब इस डेफिनेशन से आपको सारी चीज क्लियर होगी, ठीक है। यानी कि प्रस्थान शुक्ल कृति में मल का सफेद या पीला रंग होता है, जो मुख्यतः बात और कफ दोष के असंतुलन यानी कि इम्बैलेंस का संकेत देता है। इसे निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हम समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि आपके बात दोष हुआ, ठीक है। देखिए शुक्ल कृति की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। आप सभी को पता है कि जब मल वगैरह रहता है उसका जो रंग है उससे भी स्वास्थ्य का पता चलता है कि अंदर इंटरनल आपका स्वास्थ्य किस तरह का है, ठीक है। अब देखिए बात दोष की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बात दोष मुख्यतः रूप से सूखापन, हल्कापन और अस्थिरता से संबंधित है। जब बात दोष प्रभावित होता है तो ये मल के सामान्य संचालन यानी कि अपान वायु को बाधित करता है। इसका परिणाम मल का कठोर या असामान्य स्वरूप हो सकता है, जो शुक्ल कृति के साथ हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनेगा शुक्ल कृति से, तो आपके दिमाग में एकदम से क्लिक हो जाएगा कि भाई हमने कुछ बात दोष के बारे में पढ़ा था, हमने बात और कफ के असंतुलन का संकेत हमने पढ़ा था, ठीक है। बात प्लस कफ का हमने कुछ पढ़ा था, ठीक है। यानी कि इसका सही आंसर है। लेकिन संकेत भी देख लेते हैं। देखिए मल का असामान्य संचलन, ठीक है, कभी कभी मतलब कब्ज और कभी कभी दस्त, ये इसके क्या है, संकेत है, ठीक है। मल का हल्का रंग यानी कि शुक्ल कृति, ठीक है। सूखा और अपूर्ण मल त्याग, ये इसके संकेत हैं, ठीक है। कफ दोष देख लेते हैं, ठीक है। देखिए कफ दोष मैं आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ सारी चीजें, नहीं तो कफ दोष इतना बड़ा इसका डेफिनेशन बन सकती है कि ये 3 घंटे में भी कवर ना हो, ठीक है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम समझते हैं, ठीक है। देखिए कफ दोष मुख्यतः संदिग्धता, भारीपन और स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। जब कफ दोष असंतुलन होता है, ठीक है, असंतुलित होता है, इम्बैलेंस होता है, तो ये मल में संदिग्धता और श्लेष्मा यानी कि म्यूकस को बढ़ा सकता है। ये मल को श्वेत या पीला यानी कि शुक्ल कृति बना सकता है। अब देखिए एकदम से क्लिक हो जाएगा आपके दिमाग में कि शुक्ल कृति हमने कुछ पढ़ा था, ठीक है। संकेत क्या क्या है इसके, मल में अधिक सनिग्धता, ठीक है, इसकी ये संकेत है, ठीक है। श्लेष्मा यानी कि म्यूकस की उपस्थिति, मल का रंग हल्का पीला या फिर सफेद, ठीक है। अब देखते हैं आगे। देखिए अब देखिए क्वेश्चन में मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था कि यही क्यों इसका आंसर है, बात और कफ ही क्यों इसका आंसर है, ठीक है। तो देखिए इसका हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा।
जब बात और कफ दोनों दोष प्रभावित होते हैं तो ये प्रस्थान शुक्ल कृति की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, बस। ठीक है, इनकी पूरा का पूरा कंक्लूजन जो है वो मैंने आपको इस लाइन में दे दिया। ठीक है, यह स्थिति अपच, भोजन के सही पाचन न होने या जठराग्नि मंद होने के कारण हो सकती है। बात के कारण मल का सूखापन और कफ के कारण श्लेष्मा की वृद्धि एक साथ दिखाई देती है। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए मैं फिर से आपको एक बार रिवाइंड क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम है ये आपको समझाना। अब देखिए प्रस्थान शुक्ल कृति में दोष एकदम से हमने पढ़ ली कि भी बात और कफ का है, जिसमें हमने शुक्ल कृति में दोष, बात और कफ को अच्छे से पढ़ा। ठीक है, बात दोष पढ़े, बात दोष का संकेत पढ़ लिया। ठीक है, कफ दोष पढ़ा, कफ दोष का संकेत पढ़ लिया। ठीक है, पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। संयुक्त प्रभाव के लिए हमने बात कफ को एक साथ डिस्कस कर लिया कि यही क्यों इसका आंसर है। ठीक है, तो इससे आपकी क्लैरिटी और ज्यादा होगी। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि शुक्ल कृति से रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन आ गया तब आपका आंसर गलत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर आपको शो हो गया होगा लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए ऋतुकाल, ठीक है, यानी कि ऋतुकाल का यहाँ पर पूछ रहा है कि ये आर्तव पश्चात 12 दिन का समय है। ठीक है, यानी कि 12 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुएशन है। आर्तव पश्चात 8 दिन का समय, 8 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, दो आर्तव चक्रों के बीच का समय। ठीक है, द इंटरवल बिटवीन टू मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। ठीक है, उपरोक्त सभी असत्य। ठीक है, देखिए ऋतुकाल का समय यहाँ पर पूछ रहा है एग्जाम में। ठीक है, देखिए आर्तव पश्चात यानी कि 12 दिन का समय, 12 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। अब मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस यहाँ पे क्यों करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें बनती हैं। देखिए ऋतुकाल, आयुर्वेद में ऋतुकाल वो अवधि है जिसमें स्त्री गर्भ धारण के लिए उपयुक्त होती है। यह काल स्त्री के मासिक धर्म यानी कि आर्तव के समाप्त होने के बाद शुरू होता है। परिभाषा थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। आयुर्वेद के अनुसार ऋतुकाल मासिक धर्म समाप्ति के बाद के 12 दिन माने जाते हैं। यह वह समय है जब स्त्री के शरीर में गर्भ धारण के लिए सर्वोत्तम शारीरिक और मानसिक स्थिति होती है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको ज़्यादा डिफाइन करवाने की ज़रूरत है, लेकिन इसके हम कुछ स्टेप्स देख लेते हैं ऋतुकाल के। ठीक है, देखिए आरंभ और समाप्ति। आरंभ में क्या है, आरंभ में देखिए मासिक धर्म समाप्त होने के अगले दिन से ये काल शुरू होता है। ये समय गर्भाशय और जननांग स्वास्थ्य गर्भ धारण के लिए तैयार होते हैं। समाप्ति, 12 दिनों के बाद ऋतुकाल समाप्त हो जाता है। इसके बाद गर्भ धारण संभावना जो कम हो जाती है। ठीक है, ऋतुकाल में गर्भ धारण की उपयुक्तता। ठीक है, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। देखिए शरीर की स्थिति, देखिए ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्जन का जो समय है ऋतुकाल के मध्य यानी कि सामान्यतः 10 से 12वें दिन आता है। यह समय गर्भधारण के लिए सबसे अनुकूल यानी कि सुटेबल होता है। ठीक है, गर्भाशय की तैयारी में देखिए गर्भाशय की परत इस समय सबसे अधिक स्वस्थ होती है। शुक्राणु और अंडाणु के मेल से अनुकूल वातावरण रहता है। ये हम पढ़ रहे हैं ऋतुकाल में गर्भधारण की उपयुक्तता। ठीक है, अब ऋतुकाल की बात हो रही तो देखिए इसका महत्व भी बता देता हूँ। ठीक है, देखिए गर्भधारण के लिए आदर्श समय। ठीक है, आयुर्वेद में कहा गया है कि इस समय संभव करने से गर्भधारण की संभावना अधिक होती है। ये शरीर और मानसिक संतुलन के साथ मेल खाता है। संतान की गुणवत्ता, देखिए ऋतुकाल में गर्भधारण करने से स्वस्थ, बुद्धिमान और गुणवान संतान उत्पन्न होने की संभावना होती है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा शास्त्रीय संदर्भ भी बता देता हूँ। देखिए चरक संहिता यानी कि चरक सूत्र स्थान आयुर्वेद में ऋतुकाल का वर्णन एक प्राकृतिक समय के रूप में किया गया है जब स्त्री का शरीर गर्भ धारण के लिए सर्वोत्तम होता है। आचार्य भागवत का भी देख लेते हैं। देखिए ऋतुकाल का वर्णन प्रजनन, स्वास्थ्य और संतानोक्ति के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण माना गया है। अब थोड़ा सा मैं निष्कर्ष आपको इसमें बता देता हूँ, मतलब ज्यादा इतना नहीं ये मैं चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो आपका जो दिमाग है वो खुद ऑटोमेटिक सेंस करेगा कि सही ऑप्शन क्या है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये। ठीक है, नहीं तो फटाफट मैं भी करवा सकता हूँ। ठीक है, देखिए ऋतुकाल मासिक धर्म के 12 दिनों की अवधि है जो गर्भधारण के लिए सबसे अनुकूल समय मानी जाती है। इस अवधि के दौरान शरीर का प्राकृतिक संतुलन गर्भधारण के लिए पूरी तरह तैयार रहता है और उचित आहार, दिनचर्या और मानसिक शांति का पालन करने की सलाह यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि ऋतुकाल पूछा गया था, तो हमने एकदम से फट से आंसर लगा दी कि देखिए 12 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, उसके बाद हमने ऋतुकाल उसकी परिभाषा पढ़ ली हमने। ठीक है, ऋतुकाल के चरण, आरंभ और समाप्ति पढ़ी। ठीक है, ऋतुकाल में गर्भधारण की
उपयुक्तता हमने पढ़ ली, ठीक है। शरीर की स्थिति किस तरह से है, गर्भाशय की तैयारी, ठीक है, ये हमने इसमें पढ़ा, ठीक है। ऋतुकाल का महत्व हमने इसमें पढ़ा, ठीक है। इनकी आदर्श समय और संतान की गुणवत्ता, ठीक है। ऋतुकाल का महत्व, शास्त्रीय संदर्भ इसमें हमने पढ़ ली कि जो भी चरक संहिता का और आचार्य बागवट के व्यूज थे, ठीक है, वो हमने इसमें पढ़ा, ठीक है। निष्कर्ष हमने आपके लिए सामने रख दिया कि भाई ये है, ठीक है। अब देखिए जब आप इस तरह से तैयारी करते हैं, इस तरह से क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो दिक्कत नहीं आती, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे कर्म पुरुष के गुण, ठीक है, क्वालिटीज यहाँ पर पूछी गई हैं 6, 8, 12, 16, ठीक है। 6, 8, 12, 16 कर्म पुरुष के गुण, ठीक है, क्वालिटीज क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 12। और देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए आयुर्वेद में कर्म पुरुष का वर्णन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में किया गया है जो शरीर और आत्मा का संयुक्त रूप है और जो विभिन्न कार्यों यानी कि कर्म को संपादित करता है। कर्म पुरुष के 12 गुण यानी कि क्वालिटीज इसमें है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी तो सही है, ठीक है। अब देखिए वो जो 12 गुणों की बात हो रही है, ठीक है, सात्विकता की बात हो रही है, अराजसिकता की बात हो रही है, ठीक है, और तमसिकता की बात हो रही है, ठीक है, जठराग्नि की बात हो रही है, धारण क्षमता की बात हो रही है, स्निग्धता की बात हो रही है, स्थैर्य की बात हो रही है, लघुता की बात हो रही है, तेज की बात हो रही है, मलोत्सर्ग क्षमता की बात हो रही है, ठीक है, स्वास्थ्य और प्रतिरोधक क्षमता की बात हो रही है, सहजता और संतुलन की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए अगर क्वेश्चंस बनेगा तो मुझे नहीं लगता कि गलत होगा किसी का, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर ने सिंपल सी चीज आपसे यही पूछी कि भाई हमें ये बता दो कि कर्म पुरुष के गुण क्या है, क्वालिटीज क्या है, 12 है, ठीक है। अब देखिए सात्विकता में आपका क्या चीज है, मानसिक और शारीरिक शुद्धता, सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता। राजसिकता में आपकी सक्रियता और ऊर्जा, ठीक है, कार्यों को संपादित करने की इच्छा और प्रेरणा, ठीक है। आपकी तमसिकता में क्या है, स्थिरता और विश्राम, शरीर और मन को पुनर्जीवित करने की क्षमता, ठीक है। जठराग्नि में क्या है आपका पाचन की शक्ति, शरीर की ऊर्जा और स्वास्थ्य बनाए रखने की क्षमता। ये नोट्स आपको, ये क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। कोई भी बुक्स उठा लो मार्केट की, आपको मिलेंगे नहीं, पहली बात ये, ठीक है। आपको बहुत, क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसी चीज है जो बड़े बड़े ग्रंथ्स में आती है, ठीक है, बड़े बड़े ग्रंथ्स में, ठीक है। अगर आप इन सब चीजों को कभी पढ़ने में लगोगे तो आपको कभी बोरिंग लगेगा, ठीक है। लेकिन जब आप ये पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं तो दिक्कत नहीं आती, ठीक है। इसलिए आप पेड कोर्स क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं एक्सपर्ट्स के अंदर, ठीक है, व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। आपकी संदिग्धता है, ठीक है, शरीर के ऊतकों और अंगों की चिकनाई और पोषण, ठीक है, ये कफ दोष के संतुलन से संबंधित है। संदिग्धता आपकी होगी इसमें। स्थैर्य आपका उसमें क्या है, शरीर और मन की स्थिरता, ठीक है, कार्य करने में दृढ़ता और अनुशासन, ये इसके पॉइंट्स हैं। लघुता, शरीर की हल्कापन और सक्रियता, ये बात दोष के संतुलन से जुड़ा है, ठीक है। तेज, ऊर्जा और आभा, कार्यों को प्रभावी रूप से पूरा करने की शक्ति शक्ति इसमें है, ठीक है। मलोत्सर्ग क्षमता यानी कि शरीर के अपशिष्ट पदार्थ, मल मूत्र पसीना को सही तरीके से निष्कासित करने की क्षमता, ये शरीर की सफाई और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, ठीक है। स्वास्थ्य और प्रतिरोधक क्षमता आपकी हो गई इसमें, ठीक है। बीमारियों से लड़ने और शरीर को सुरक्षित रखने की शक्ति, ये ओजस और बल से संबंधित है, ठीक है। सहजता और संतुलन, शरीर और मन का संतुलन, जीवन में समरसता और सहजता का अनुभव, ठीक है। तो देखिए इसका जो निष्कर्ष निकल के आता है यानी कि कर्मपुरुष के 12 गुण और उसके शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इन गुणों को संतुलित और बनाए रखना, ठीक है, आयुर्वेदिक जीवन शैली और उपचार का मुख्य उद्देश्य है। संतुलित आहार, उचित दिनचर्या, योग और ध्यान के माध्यम से इन गुणों को बढ़ाया और संरक्षित किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सुश्रुत के अनुसार गौर वर्ण में कारक महाभूत, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत महाभूत रिस्पॉन्सिबल फॉर फेयर कॉम्प्लेक्शन, ठीक है, बताना है क्या ये तेज जल है, तेज आकाश है, तेज पृथ्वी है, तेज जल या फिर आकाश है, बताइए सुश्रुत के अनुसार गौर वर्ण में कारक महाभूत, बताइए जल्दी से, सोचिए सोचिए, 3 सेकंड सभी के पास रहते हैं, सोचिए, जल्दी से सोचना है। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तेज जल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए सुश्रुत संहिता के अनुसार गौर वर्ण का निर्धारण मुख्य रूप से तेज और जल महाभूतों की प्रमुखता से होता है। सुश्रुत ने मानव शरीर के निर्माण और गुणों को 5 पंच महाभूतों के आधार पर व्याख्या की है। इन महाभूतों का संतुलन शरीर की विभिन्न विशेषताओं को निर्धारित करता है जिनमें वर्ण भी शामिल है, ठीक है। अब देखिए
गौर वर्ण में तेज और जल महाभूत की भूमिका, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है, आना चाहिए आपको। ठीक है, देखिए तेज महाभूत, ठीक है, अग्नि एलिमेंट। देखिए तेज महाभूत से संबंधित गुण उज्ज्वलता, प्रकाश और ताप। देखिए ये महाभूत त्वचा की आभा और चमक के लिए उत्तरदायी है। तो त्वचा की कोशिकाओं में चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म, रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन को नियंत्रित करता है, जिससे त्वचा का रंग उज्जवल और स्वस्थ दिखाई देता है। शरीर रचना में बहुत सारे क्वेश्चन जो वो इंपॉर्टेंट है, जो कि इस लेवल के बनते हैं। ठीक है, देखिए जल महाभूतों से संबंधित गुण आपके हैं स्नेह, शीतलता और स्निग्धता। ये त्वचा को नमी प्रदान करता है, जिससे त्वचा कोमल और चमकदार बनी रहती है। त्वचा की संरचना में जल महाभूत का संतुलन उचित हाइड्रेशन और त्वचा की स्वस्थता सुनिश्चित करता है। ठीक है, देखिए तेज प्लस जल महाभूत का संतुलन अब देख लेते हैं। देखिए जब तेज और जल महाभूत संतुलन में होते हैं तो त्वचा का रंग फेयर और चमकदार होता है। ये महाभूत त्वचा की आंतरिक ऊर्जा और उज्ज्वलता को बढ़ाता है, जबकि जल महाभूत त्वचा की नमी और कोमलता को बनाए रखता है। इन महाभूतों का असंतुलन यानी कि इम्बैलेंस होगा तो त्वचा के रंग में परिवर्तन का कारण बन सकता है, जैसे पीलापन या फिर रूखापन। अन्य योगदान कारक भी देख लेते हैं। देखिए सुश्रुत के अनुसार वर्ण का निर्धारण केवल महाभूतों पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि इसमें पितरज आत्मज भाव यानी कि पोषण और आहार विहार यानी कि आपका लाइफस्टाइल का भी योगदान होता है। ठीक है, देखिए गौर वर्ण का मुख्य कारण तेज और जल महाभूतों का संतुलन है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से उचित आहार विहार, सही जीवन शैली इन महाभूतों को इनकी महाभूतों का संतुलन बनाए रखने से त्वचा का स्वास्थ्य और रंग जो हो संरक्षित रहता है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, मैं बैक इसलिए जा रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में फीड हो सके। ठीक है, देखिए सुश्रुत के अनुसार गौर वर्ण में कारक पूछे गए थे, महाभूत पूछे गए थे। ठीक है, तो हमने एकदम से बता दिया कि भाई तेज और जल है। ठीक है, तो हमने इसका थोड़ा सा डिस्क्राइब करके हमने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि गौर वर्ण में तेज और जल महाभूत की भूमिका में तेज महाभूत पढ़ा, जल महाभूत पढ़ा। ठीक है, और फिर हमने इकट्ठा इनको पढ़ लिया, तेज प्लस जल महाभूत का संतुलन हमने इसमें पढ़ लिया। ठीक है, अन्य योगदान कारक भी हमने इसमें पढ़ लिए और निष्कर्ष भी हमने इसमें पढ़ लिया। ठीक है, कि क्यों भाई इसका सही आंसर जो हो तेज और जल है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए मातृ पिता के अतलप शुक्र से कौन सा नपुंसक उत्पन्न होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मातृ मातृ पिता के अतल्प शुक्र से कौन सा नपुंसक उत्पन्न होता है, बताना है सभी ने अपना आंसर। क्या ये अश्ववेज्ञा है, सैनिमर्क है, कुंभिक है या फिर ईश्वक है, बताइए जल्दी से बताइए। सभी के पास 3 सेकेंड्स है। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अश्वेद्य। ठीक है, अब देखिए अश्वेद्य क्यों है इसका आंसर, बाकी क्यों नहीं है, इंपॉर्टेंट तो यही है। देखिए सुश्रुत संहिता और आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार जब माता पिता के शुक्र और शोणित यानी कि स्पर्म और अवयव की मात्रा और गुणवत्ता अपर्याप्त या दोषपूर्ण होती है, तो इससे जन्म लेने वाला संतान विभिन्न प्रकार के दोषयुक्त या कमजोर विशेषताओं का धारण कर सकता है। इस संदर्भ में अश्वेद्य प्रकार का नपुंसक संतान उत्पन्न हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चंस किसी का गलत होगा। ठीक है, एकदम से आपके दिमाग में क्लिक हो जाएंगी सारी बातें। ठीक है, अस्वेद्य का अर्थ पढ़ लेते हैं। देखिए अस्वेद्य का शाब्दिक अर्थ है जो पसीना, ठीक है, यानी कि स्वेद नहीं उत्पन्न कर सकता। यह शरीर की स्वेद वहा, ठीक है, यानी कि स्वेट प्रोड्यूसिंग चैनल्स के दोषपूर्ण होने को इंगित करता है, जिससे शरीर में स्वेद उत्पादन नहीं हो पाता। अस्वेद्य संतान में शरीर की सामान्य शीतलन प्रणाली, थर्मोरेगुलेशंस और त्वचा के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इसके मूल कारण पढ़ लेते हैं। देखिए शुक्र दोष, शोणित दोष और आहार विहार और जीवन शैली। आपके शुक्र दोष में देख लेते हैं, इनकी स्पर्म डेफिशिएंसी देख लेते हैं। यदि पिता का शुक्र बीज अल्प इनसफिशिएंट या फिर गुणहीन, ठीक है, डिफेक्टिव है, तो गर्भ के विकास में असंतुलन हो सकता है। शोणित दोष, ओवम डेफिशिएंसी यानी कि माता के शोणित का दोषपूर्ण होना भी संतान के लिए दोषपूर्ण विकास का कारण बनता है। आहार विहार और जीवन शैली भी है। ठीक है,
माता पिता के पोषण की कमी है, अस्वस्थ है, ठीक है, जीवन शैली ठीक नहीं है, ठीक है, मानसिक तनाव है, तो भी शुक्र और शोणित की गुणवत्ता पर इसमें असर पड़ता है। ठीक है, निष्कर्ष क्या है इसका? अस्वैध नपुंसकता माता पिता के शुक्र और शोणित की अल्पता और दोष के कारण उत्पन्न होती है। इसे आयुर्वेदिक उपायों और सही आहार विहार से इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, सिंपल सी चीज यहाँ पर एग्जामिनर ने यही पूछी थी कि भाई हमें ये बता दो कि भाई पिता के अतल्प शुक्र से कौन सा नपुंसक उत्पन्न होता है। तो हमने एकदम से बता दिया कि भाई इसका सही आंसर है अश्वेद्या। अश्वेद्य क्यों है? ठीक है, अश्वेद्य का अर्थ हमने पढ़ा, ठीक है, इसके मूल कारण हमने पढ़ लिए, ठीक है, और इसको हमने निष्कर्ष के सामने आपके सामने पेश कर दिया कि भाई ये है, ताकि ये चीजें आपके दिमाग में अब फीड हो गई परमानेंटली। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर संयोग संयोग गर्भा का लक्षण है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सभी ने बताना है। जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। संयोग गर्भा का लक्षण है। देखिए, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी सोचा है यानी कि सविष्य सदन, ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए संयोग गर्भा का लक्षण हम थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, देखिए संयोग गर्भा एक ऐसी स्थिति है जिसमें गर्भाशय में एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं। इसे जुड़वा गर्भावस्था भी कहा जाता है। ठीक है, संयोग गर्भा के लक्षण देखिए, संयोग गर्भा के लक्षण अन्य गर्भावस्थाओं के लक्षणों के समान ही हो सकते हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट लक्षण भी हो सकते हैं जो इस बात का संकेत देते हैं कि गर्भाशय में एक से अधिक बच्चे विकसित हो रहे हैं, यानी कि संयोग गर्भा। ठीक है, अब देखिए गर्भाशय का आकार, गर्भाशय सामान्य गर्भावस्था की तुलना में तेजी से बढ़ सकता है। देखिए गर्भावस्था के लक्षणों की तीव्रता, जिसमें आपका मतली, उल्टी, थकान आदि जैसे गर्भावस्था के लक्षण अधिक तीव्र हो सकते हैं। पेट का आकार भी इसमें है। ठीक है, पेट सामान्य गर्भावस्था की तुलना में अधिक बड़ा हो सकता है। भ्रूण की गतिविधियां, ठीक है, एक से अधिक बच्चे होने के कारण भ्रूण की गतिविधियां अधिक महसूस हो सकती हैं और विभिन्न भागों में महसूस हो सकती हैं। अल्ट्रासाउंड है इसमें। अल्ट्रासाउंड स्कैन द्वारा संयोग गर्भा का निदान सबसे सटीक रूप से किया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड में एक से अधिक भ्रूण, प्लेसेंटा और दिल की धड़कन स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक है, देखिए सिंपल सी चीज यहाँ पर क्या बात हो रही है। संयोग गर्भा हम पढ़ रहे हैं, संयोग गर्भा का लक्षण, ठीक है, इनकी सविष्य सदन तो उसका है, लेकिन संयोग गर्भा है क्या, जिसमें क्या होता है कि एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं। ठीक है, संयोग गर्भा के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, इनकी गर्भाशय का आकार हो गया, ठीक है, गर्भाशय के लक्षणों की तीव्रता उसमें है। ठीक है, पेट का आकार है, भ्रूण की गतिविधियां कुछ अलग सी हो रही है। ठीक है, लेकिन अल्ट्रासाउंड में ये सब चीजें हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए और साथ में क्या है, रक्त परीक्षण, ठीक है, ब्लड टेस्ट, कुछ रक्त परीक्षणों द्वारा भी संयोग गर्भा का संकेत मिल सकता है, जैसे कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, यानी कि HCG का उच्च स्तर, यानी कि उसका हाई लेवल। ठीक है, अब देखिए संयोग गर्भा के प्रकार भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, देखिए संयोग गर्भा मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। ठीक है, एकजुटी जुड़वा, असमान जुड़वा। ठीक है, देखिए एकजुटी जुड़वा में क्या है, ये जब एक अंडा निषेचित होता है और बाद में दो भ्रूणों में विभाजित हो जाता है, तो इसे एकजुटी जुड़वा कहा जाता है। ये जुड़वा अनुवंशिक रूप से समान होते हैं और हमेशा एक ही लिंग के होते हैं। आपने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज पढ़ी होंगी, देखी होंगी, वीडियोस देखी होंगी, जुड़वा बच्चों की कहानियां सुनी होंगी, जुड़वा बच्चे देखे होंगे, लेकिन कई बार आपने ऐसे भी देखे होंगे कि शरीर एक ही है लेकिन सिर दो हैं। ठीक है, ऐसी भी आपने वीडियोस वगैरह देखी होंगी। ठीक है, बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं। ठीक है, सर्च मार के देखना कभी यूट्यूब वगैरह पे, तो आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन उसके पीछे का तात्पर्य क्या है वो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, असमान जुड़वा, जब दो अलग अलग अंडे दो अलग अलग शुक्राणुओं द्वारा निषेचित होते हैं तो उसे असमान जुड़वा कहा जाता है। ये जुड़वा अनुवंशिक रूप से भाई बहन की तरह होते हैं और अलग अलग लिंग के हो सकते हैं। ठीक है, देखिए संयोग गर्भा के जोखिम, ठीक है, कुछ जोखिम भी है। समय से पहले जन्म हो जाता है। ठीक है, कम वजन, ठीक है, जन्म के समय जटिलताएं, ठीक है, प्लेसेंटा की समस्याएं, जुड़वा से जुड़ी जन्मजात विकृतियां। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये कि संयोग गर्भा एक सामान्य गर्भावस्था है जो अधिकांश जुड़वा बच्चे स्वस्थ होते हैं, लेकिन हालांकि ऐसे बहुत सारी ऐसी हैं जैसे ट्विंस वगैरह पैदा होते हैं, स्वस्थ होते हैं, इनका कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आती है। ठीक है, हालांकि संयोग गर्भा के दौरान नियमित चिकित्सा जांच करवाना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि किसी भी जटिलता का समय पर पता चल सके और उचित उपचार किए जा सके। आयुर्वेद में संयोग गर्भा का वर्णन गर्भ दोषों में किया गया है। ये गर्भावस्था में होने वाले असामान्यताओं और विकारों में से एक है। संयोग गर्भा की स्थिति में गर्भ के लक्षण और विकृति
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब देखिए संयोग गर्भा का अर्थ भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए संयोग गर्भा का शाब्दिक अर्थ है दोष युक्त गर्भ, जहाँ गर्भ के विकास में दोष उत्पन्न होता है, ठीक है। इनकी जो मैं आपको पहले बता चुका, ठीक है। अब उसको थोड़ा सा और थोड़ा सा मैं आपको करके बता रहा हूँ, ठीक है। लेंथ ही थोड़ा मैं बता रहा हूँ ताकि क्वेश्चंस बने तो आपके पास आंसर हो, ठीक है। ये गर्भ ऐसे दोषों को दर्शाता है जो गर्भपात यानी कि मिस कैरेज या गर्भ की अन्य असामान्यताओं का कारण बन सकते हैं। संयोग गर्भा के लक्षण, ठीक है। देखिए अब ऑप्शन में क्या आया था, सविष्य सदन, ठीक है। उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए प्रमुख लक्षणों में से एक है सविष्य सदन। इसका तात्पर्य निम्नलिखित है। सविष्य सदन ही क्यों मैंने आपको कहा था, ठीक है। देखिए सविष्य का अर्थ है विष यानी कि टॉक्सिसिटी, ठीक है। और सदन का अर्थ है गिरना या फिर ढहना यानी कि कोलैप्स होना, ठीक है। देखिए सविष्य सदन वह स्थिति है जिसमें गर्भ के विकास में विषाक्तता यानी कि टॉक्सिसिटी और दोषपूर्ण तत्वों के कारण गर्भपात होने की संभावना होती है, ठीक है। लक्षण विस्तार, गर्भ में विषाक्तता के कारण गर्भिणी स्थिति को अत्यधिक कमजोरी और अस्वस्थता का अनुभव होता है। गर्भ का पोषण सही तरीके से नहीं हो पाता है जिससे भ्रूण कमजोर हो सकता है। गर्भाशय में दर्द, जलन और रक्तस्राव की संभावना बढ़ सकती है। शारीरिक और मानसिक थकान के लक्षण इसमें प्रकट हो सकते हैं। इसमें देखिए संयोग गर्भा के कारण क्या है, आहार विहार दोष, वात पित्त कफ का इम्बैलेंस, असंतुलन, मानसिक तनाव, गर्भाशय के दोष, ठीक है। तो ये क्या है इसके संयोग गर्भा के कारण है। मैंने अभी आपको ये सारी चीजें ऊपर बता दी है, ठीक है। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, ताकि ये चीज भी आपके दिमाग में जो वो फिट हो सके, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि संयोग गर्भा का लक्षण हमने एकदम से बता दिया कि सविशेष सदन है जी, ठीक है। लेकिन क्यों है संयोग गर्भा के बारे में हमने पढ़ा कि देखिए अत्यधिक भ्रूण विकसित हो सकते हैं, जुड़वा गर्भावस्था भी इसको कहा गया है, ठीक है। संयोग गर्भा के लक्षण हमने पढ़ लिए कि क्या क्या लक्षण है, ठीक है। गर्भाशय का आकार है, इसमें गर्भावस्था के लक्षणों की तीव्रता है, पेट का आकार है, कई ऐसी गतिविधियां हैं, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि संयोग गर्भा के प्रकार क्या क्या है, ठीक है। दो प्रकार पढ़ लिए, एक जुटी जुड़वा और असमान जुड़वा, ठीक है। इसके बारे में पढ़ा। संयोग गर्भा के जोखिम, ठीक है, ये हमने पढ़ा, ठीक है। कुछ जोखिम भी रहते हैं, ठीक है। और साथ में हमने क्या चीजें पढ़ी, और हमने पढ़ी कि इसके संयोग गर्भा का अर्थ है, ठीक है। इसके लक्षण पढ़ लिए, सविशेष सदन के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। इसके लक्षण विस्तार पढ़ लिए, इसके कारण पढ़ लिए, ठीक है। तो ये एक क्विक रिवीजन आपके लिए होगी, ठीक है। तब आपके पास आंसर होगा। अगर संयोग गर्भा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर जितना मर्जी मॉडिफिकेशन कर देगा, मुझे भरोसा है कि आपके पास आंसर होगा, ठीक है। लेकिन मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि अगर आप डेली टेस्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, एक परफेक्ट तैयारी करना चाहते हैं सरकारी नौकरी वाली, ठीक है, क्योंकि आयुर्वेद की ऐसी फील्ड है कि एक बार सरकारी नौकरी लग गई, ठीक है, नौकरी बहुत मजेदार होती है, ठीक है, और सैलरी बहुत अच्छी है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, सुश्रुत के अनुसार तात्र त्वचा में कौन सी व्याधियां होती हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्द से बताइए, ऑप्शन सभी के सामने है। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत विच डिजीज अफेक्ट तात्रा स्किन, बताइए जल्दी से देखिए इसका सही आंसर। देखिए जल्दी से फास्ट, चलिए देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इनकी कुष्ठ किलास, ठीक है। सुश्रुत के अनुसार तात्र त्वचा में कौन सी व्याधियां होती हैं, यानी कि कुष्ठ किलास, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेते हैं। देखिए सुश्रुत संहिता में त्वचा से संबंधित रोगों का गहराई से वर्णन किया गया है। याद रख लो, तात्र त्वचा यानी कि तात्र स्किन से तात्पर्य त्वचा के उस भाग से है जो बाहरी और आंतरिक कारकों के प्रभाव से विभिन्न रोगों से प्रभावित हो सकता है। सुश्रुत ने त्वचा विकारों के वर्गीकरण में कुष्ठ और किलास का विशेष उल्लेख किया है, ठीक है। आप देखते हैं कुष्ठ के बारे में, देखिए कुष्ठ रोगों का असामान्य वर्णन, आयुर्वेद में कुष्ठ शब्द का उपयोग त्वचा संबंधी सभी प्रमुख विकारों के लिए किया गया है। ये रोग वात पित्त और कफ दोषों के इम्बैलेंस के कारण उत्पन्न होते हैं। सुश्रुत ने कुष्ठ को महाकुष्ठ यानी कि मेजर स्किन डिजीज और क्षुद्र कुष्ठ यानी कि माइनर स्किन डिजीज में वर्गीकृत किया है, ठीक है। इसका लक्षण क्या है, त्वचा का रंग बदलना, त्वचा में खुजली, पपड़ी और गांठें, ठीक है, ये इसके लक्षण है, ठीक है। अत्यधिक सूखापन या त्वचा का फटना, प्रभावित स्थान पर संवेदन शून्यता, ठीक है। इसके कारण क्या है, दूषित आहार विहार, मानसिक तनाव और अनुवांशिक प्रवृत्ति, ठीक है, जेनेटिक हो सकता है। रक्त मांस और अन्य धातुओं में दोष, ठीक है। देखिए इसका है कुष्ठ रोगों का सामान्य वर्णन, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस क्या है, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि देखिए यहाँ पर इन क्वेश्चंस को लाने का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और उनका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सुश्रुत के अनुसार तात्र त्वचा में कौन सी व्याधि होती है, कुष्ठ किलास, ठीक है। अब हमने कुष्ठ के बारे में पढ़ लिया, अब किलास के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए किलास का वर्णन,
किलास को कुष्ठ का एक प्रकार माना गया है जिसमें त्वचा पर सफेद या अन्य रंग के धब्बे हो सकते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण से ये सफेद दाग, ठीक है, विटिलिगो से संबंधित हो सकता है। इसके लक्षण क्या है? त्वचा पर सफेद, काले या फिर भूरे रंग के धब्बे, धब्बों का फैलना या फिर स्थिर रहना, ठीक है, खुजली या जलन की अनुपस्थिति, ठीक है, त्वचा में वर्णक पिगमेंटेशन, ठीक है, उसकी कमी, ठीक है। इसके कारण क्या है? पित्त और कफ दोष का असंतुलन, ठीक है, आहार में असामर्थ्य, असात्म्य, ठीक है, पदार्थों का सेवन जैसे दूध और मछली का एक साथ उपयोग, ठीक है, मानसिक तनाव और आनुवंशिक कारक, ठीक है। इसलिए कभी भी आपने सुना भी होगा कि मछली और दूध का एक साथ तो कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर ये दिक्कत सामने आती है, ठीक है। कुष्ठ क्लास के उपचार, ठीक है, देखिए, दोषों का संतुलन, बात पित्त और कफ दोषों का शोधन, पंचकर्म, ठीक है, विरेचन, रक्तमोचन, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है। आहार और औषधि, आहार में आपका सात्विक भोजन, मसालेदार और खट्टे पदार्थों से परहेज, ठीक है। कड़वे रस वाले पदार्थ जैसे नीम, करेला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। औषधि क्या है इसमें? क्षय और रक्त शोधक औषधि जैसे मंजिष्ठा, हरिद्रा, हल्दी, ठीक है, कुष्ठग्र, योग और तिक्त घृत, ठीक है। तो इसमें क्या है? ये आहार और औषधि, ठीक है। स्थानीय उपचार, त्वचा पर लगाई जाने वाली औषधियां जैसे नीम तेल और चंदन। जीवन शैली में सुधार यानी कि लाइफस्टाइल में तनाव मुक्त रहना, ठीक है, सूर्यासन बात यानी कि सन बात और हल्का व्यायाम, ठीक है। इसका निष्कर्ष देख लेते हैं एक बार। देखिए, सुश्रुत ने त्वचा रोगों में कुष्ठ और किलास को प्रमुखता दी है। ये रोगों दोषों के असंतुलन, दूषित आहार विहार और मानसिक कारकों के परिणाम स्वरूप होते हैं। आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से इन रोगों का प्रबंधन संभव है। ये मैं आपको क्यों चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब कुछ एकदम से पढ़ लो, ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपके पास आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सिंपल सी बात यही हुई थी कि सुश्रुत के अनुसार तात्विक त्वचा में कौन सी व्याधि होती है? कुष्ठ क्लास की होती है भाई, ठीक है। कुष्ठ क्या है? सामान्य वर्णन हमने उसका पढ़ा, लक्षण पढ़ लिए, कारण पढ़ लिए, क्लास के बारे में हमने वर्णन पढ़ा, ठीक है, उसका लक्षण पढ़ लिया, कारण पढ़ लिया, ठीक है। और कुष्ठ क्लास के उपचार हमने पढ़ लिया, उसका दोषों का संतुलन, ठीक है, आहार औषधि पढ़ा, इसमें हमने स्थानीय उपचार पढ़ लिए, जीवन शैली में सुधार पढ़ लिए। तो ये निष्कर्ष हमने बाद में निकाल दिया कि इसका आंसर कुष्ठ क्लास क्यों है, ठीक है। आप बताइए, अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन कभी गलत होगा? नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, किरणपथ शुक्ल कृति में दोष, ठीक है, किरणपथ शुक्ल कृति में दोष, ठीक है, बात पित्त, बात कफ रक्त, बात पित्त कफ, ठीक है, किरणपथ में शुक्ल कृति में दोष, ठीक है, इसका आंसर होगा रक्त में, ठीक है। किरणपथ शुक्ल कृति में इसका जब किरणपथ की बात हो जाएगी, ठीक है, तो रक्त इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, किरणपथ शुक्ल कृति में दोष के रूप में रक्त का उल्लेख किया गया है। आयुर्वेद में शरीर के विभिन्न कृतियों और विकृतियों के कारणों का विश्लेषण किया गया है, और किरणपथ्य शुक्ल कृति एक ऐसी स्थिति हो सकती है जिसमें रक्त का दोष मुख्य कारण होता है। देखिए, किरणपथ्य शुक्ल कृति का सामान्य अर्थ क्या है? देखिए, किरणपथ्य शुक्ल कृति का अर्थ शारीरिक संरचना या विकृति से है जहाँ सफेद रंग या कोई विकृति पाई जाती है। ये एक तरह की त्वचा या शारीरिक स्थिति का संकेत हो सकता है। शुक्ल कृति का शाब्दिक अर्थ है सफेद रंग या रूप, और स्थिति शरीर के अंदर के रक्त और अन्य धातुओं के इम्बैलेंस असंतुलन के कारण हो सकती है। रक्त दोष और उसका प्रभाव, देखिए, आयुर्वेद में रक्त को एक महत्वपूर्ण धातु माना गया है जो शरीर की ऊर्जा, शक्ति और जीवन के लिए आवश्यक है। रक्त का दोष विभिन्न शारीरिक और मानसिक विकारों का कारण बन सकता है, और किरणपथ्य शुक्ल कृति में इसका प्रभाव निम्नलिखित रूपों में हो सकता है। रक्त दोष के लक्षण, देखिए, रक्त का असंतुलन, रक्त की अधिकता या कमी से शरीर में जलन, रक्तस्राव, त्वचा पर लालिमा या सफेदी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। धातुओं में विकार, रक्त का दोष होने पर मांस, मेद और अन्य धातुओं में असंतुलन होता है जिससे शरीर में सफेद रंग या त्वचा की रंगत का परिवर्तन हो सकता है। अन्य विकार, रक्त दोष के कारण शरीर में कमजोरी, थकान और मानसिक चंचलता हो सकती है। रक्त दोष के कारण, देखिए, आहार और विहार, ठीक है, वही बात, असंतुलन जीवन शैली है, रक्त का शोधन, ठीक है। देखिए, आहार और विहार, अत्यधिक तेलीय, मसालेदार और खट्टे खाद्य पदार्थों का सेवन, असंतुलन जीवन शैली, तनाव, चिंता और अधिक मानसिक दबाव, ठीक है। रक्त का शोधन,
रक्त के शुद्धिकरण की आवश्यकता हो सकती है यदि यह अधिक गर्म, भारी या प्रदूषित हो। ठीक है। रक्त दोष का प्रभाव देखिए, कृण पथ्य में शुक्र में प्रभाव रक्त के दोष के कारण शरीर में श्वेत वर्ण या रक्तहीनता हो सकती है। ये त्वचा की रंगत में बदलाव, अत्यधिक रूखापन और विकृति का कारण बनता है। ये स्थिति आंतरिक रक्त संचार और चयापचय मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करती है, जिससे शरीर के अन्य अंगों में भी असंतुलन हो सकता है। इसका उपचार देख लेते हैं। ठीक है। शुक्लकृति में ट्रीटमेंट ऑफ रक्त दोषण कृणपथ शुक्लकृति। ठीक है। देखिए, रक्त का शोधन, रक्त के दोष को ठीक करने के लिए रक्त मोशन, ठीक है, और पंचकर्म जैसे उपचार हैं इसमें। तिक्त और कषाय, ठीक है, यानी कि औषधियां हैं जिसमें नीम, हरिद्रा, हल्दी, मंजिष्ठा। ठीक है। संतुलित आहार, रक्तवर्धक आहार का सेवन जैसे लाल चुकंदर, गुड़ और पालक। ठीक है। अधिक ताजे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां और औषधीय जड़ी बूटियां। शारीरिक और मानसिक संतुलन, मानसिक तनाव को कम करने के लिए योग और प्राणायाम का अभ्यास। शरीर को ताजगी देने के लिए नियमित व्यायाम और हल्की शारीरिक गतिविधियां। ठीक है। निष्कर्ष है, कृणपथ्य शुक्ल इसका निष्कर्ष बता देते हैं, इनकी इसका पूरा का पूरा कंक्लूजन बता देता हूँ आपको। ठीक है। इतना याद नहीं रखना है आपको जितना मैंने पढ़ाया, लेकिन निष्कर्ष पता होना चाहिए। लेकिन मेरा करवाने का मतलब यही है कि अगर क्वेश्चंस बने तो आंसर आपके पास हो। ठीक है। क्योंकि मिशन है सरकारी नौकरी, बस सिंपल। देखिए, किरणपथ्य शुक्ल ऋतु में रक्त दोष का प्रभाव त्वचा और शरीर की रंगत पर पड़ता है। रक्त के असंतुलन के कारण इस प्रकार की शारीरिक विकृति उत्पन्न हो सकती है। आयुर्वेदिक उपचारों, संतुलन संतुलित आहार विहार से रक्त को शुद्ध किया जा सकता है और शरीर की स्वस्थ स्थिति को ठीक किया जा सकता है। ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूँ। ठीक है। देखिए, यहाँ पर बात हुई थी किणपथ की। ठीक है। किणपथ शुक्ल कृति में दोष है, हमने पूरा का पूरा पढ़ दिया रक्त के ऊपर। ठीक है। जिसमें हमने क्या चीजें पढ़ी। ठीक है। किणपथ शुक्ल कृति में दोष के रूप में रक्त का उल्लेख किया गया है। ठीक है। अब इसमें सामान्य अर्थ हमने पढ़ा इसका। ठीक है, कि कृणपति शुक्ल कृति का सामान्य अर्थ क्या है। ठीक है। उसके प्रभाव हमने पढ़ लिए। ठीक है। और उसके रक्त दोष के लक्षण इसमें हमने पढ़े। ठीक है। और रक्त दोष के कारण हमने इसमें पढ़ लिया, रक्त दोष का प्रभाव हमने इसमें पढ़ लिया। ठीक है। उपचार हमने कृणपथ का पढ़ लिया इसमें। ठीक है। और क्या क्या पढ़ा हमने, निष्कर्ष पढ़ लिया। अब बताइए, कृणपथ्य शुक्ल कृति से अगर क्वेश्चन आ गया तो मुझे नहीं लगता कि रक्त को छोड़ के आप किसी और के ऊपर टिक करने वाले हैं। ठीक है। क्योंकि जब हमने इतना डिस्क्रिप्टिव पढ़ा तो फिर क्वेश्चन जहां मर्जी से हो। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पर गर्भ में रज भाव, रोल ऑफ रज इन गर्भा। ठीक है, बताना है, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुष्टि, नरिशमेंट, गर्भ में रजभाव। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। क्यों है ये, चलिए इसको भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है। देखिए, गर्भ में रज भाव इनकी रोल ऑफ रज इन गर्भ का वर्णन आयुर्वेद में गर्भ धारण और गर्भवती महिला के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। रज यानी क्या, उसका अर्थ है रजस्वला या फिर मासिक धर्म मेंसुरेशन। और गर्भ में रज भाव का कार्य विशेष रूप से पुष्टि यानी कि पोषण और विकास से संबंधित है। अब बताइए, अभी क्वेश्चन आएगा तो कभी गलत होगा, इसका सही आंसर नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए, गर्भ में रज भाव का महत्व देखिए। रज और गर्भधारण, रज मेंसुरेशन। ठीक है, इनकी मासिक धर्म की प्रक्रिया है जो महिला के शरीर में गर्भधारण की तैयारी में मदद करती है। यह प्रक्रिया महिला के प्रजनन तंत्र में अंडाणु और गर्भाशय के अस्तित्व और कार्य क्षमता को नियंत्रित करती है। गर्भधारण के पहले रज का संतुलन गर्भाशय की दीवार को तैयार करने, अंडाणु के संचारण और समुचित निषेचन के लिए आवश्यक है। रज भाव की पुष्टि में योगदान। ठीक है। देखिए, गर्भ में रज का योगदान इनकी पोषण, ठीक है, पुष्टि में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह महिला के शरीर में आहार और रस, ठीक है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को इकट्ठा करने, प्रसार और संचारित करने में मदद करता है। रज का संतुलन सही प्रकार से हुआ तो ये गर्भस्थ शिशु के लिए पोषण को अच्छे से प्राप्त करता है, जिससे शिशु का विकास स्वस्थ और स्थिर रहता है। सिंपल सी चीज है, मुझे नहीं लगता कि इसमें और ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है। आयुर्वेद के अनुसार पुष्टि का संबंध शरीर के दोषों, वात पित्त कफ के संतुलन से होता है, और जब रज भाव ठीक से काम करता है तो ये अन्य शारीरिक प्रक्रियाओं जैसे आहार का पाचन, रक्त का निर्माण और गर्भाशय के निर्माण में सहायक होता है।
नंबर 3 है ये इसमें, रज भाव और गर्भस्थ शिशु का पोषण। देखिए गर्भवती महिला में रज का सही संतुलन शिशु के पोषण और उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक है। रज के द्वारा महिला के शरीर में पोषण से संबंधित रस, रक्त और धातु का निर्माण होता है जो गर्भस्थ शिशु को सही पोषण प्रदान करते हैं। आयुर्वेद में अनुसार रज का उत्तम कार्य शिशु के पुष्टि के लिए शरीर के भीतर उपयुक्त वातावरण और तंत्र का निर्माण करता है। रज भाव का प्रभाव देख लेते हैं, ठीक है। देखिए रज के कारण गर्भवती महिला की शक्ति, रज का उचित संतुलन गर्भवती महिला की शारीरिक और मानसिक स्थिति को बनाए रखता है, जिससे गर्भवती महिला को पोषण मिल पाता है और वह गर्भस्थ शिशु को सही तरीके से पोषित कर सकती है। आधुनिक दृष्टिकोण देखिए, आधुनिक चिकित्सा में रज भाव का सीधा संबंध महिलाओं के हार्मोनल चक्र से होता है। रज की प्रक्रिया के दौरान हार्मोन और पोषक तत्वों का स्तर जो वो बढ़ता है, जो गर्भवती महिला और शिशु के पोषण में सहायक होता है, ठीक है। अब देखिए इसका निष्कर्ष हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए रज भाव में पुष्टि यानी कि उसकी जो प्रक्रिया को प्रभावित करता है, क्योंकि ये शारीरिक पोषण का प्रवाह और प्रसार सुनिश्चित करता है। सही रज संतुलन से गर्भवती महिला और उसके स्वस्थ शिशु के लिए स्वास्थ्य, ठीक है, शक्ति और पोषण का संरक्षण होता है। आयुर्वेद में इस विचारधारा को समझते हुए महिला के स्वास्थ्य की देखभाल करना, उसे सही आहार विहार और जीवन शैली की सलाह देना आवश्यक है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको इसमें कंक्लूजन बताता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में यही पूछा गया कि भाई हमें बताओ कि गर्भ में रज भाव, ठीक है, इसमें क्या रोल है, इसमें रोल ऑफ रज इन गर्भ, ठीक है। हमने एकदम से बता दी कि पुष्टि है, ठीक है। उसके बाद हमने ये सारी चीजें पढ़ी कि गर्भ में रजभाव, ठीक है, इसका रोल पढ़ लिया, ठीक है। इसका गर्भ में रजभाव का महत्व पढ़ा, ठीक है, जिसमें हमने रज और गर्भ धारण पढ़ा। उसके बाद हमने रज भाव का पुष्टि में योगदान पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने रज भाव और गर्भस्थ शिशु का पोषण ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने रज भाव का प्रभाव पढ़ लिया, ठीक है, जिसमें रज के कारण गर्भवती महिला की शक्ति, आधुनिक दृष्टिकोण, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ लिया इसका निष्कर्ष, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन कभी गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं गर्भोत्पादक भावों की संख्या, ठीक है, बताना है आपने। नंबर ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर गर्भ प्रोडक्शन, ठीक है, 4 5 6 8, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से सभी को इसका आंसर आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसका सही आंसर होगा 6, ठीक है। देखिए गर्भोत्पादक भावों की संख्या, इनकी नंबर्स ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर गर्भ प्रोडक्शन के बारे में आयुर्वेद में कहा गया है कि गर्भ धारण के लिए ये मुख्य कारक 6 होते हैं, ठीक है। इन कारकों को गर्भोत्पादक भाव कहा जाता है, जो गर्भ धारण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं और एक स्वस्थ गर्भ का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब देखिए गर्भोत्पादक भाव की बात हो रही है तो उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें आपका शुक्र, ठीक है, आपका अंडाणु है, आपका कृमि या बीज है, ठीक है, गर्भाशय है, कृत्रिम संप्रेरक है यानी कि विगर ऑफ स्ट्रेंथ है, ठीक है, समय और परिस्थिति है, ठीक है। और उसके बाद हमने इसका निष्कर्ष भी निकाला, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, वैसे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, व्हाट्सएप कर लेना इसके लिए, ठीक है। देखिए शुक्र में आपका क्या क्या है, शुक्र का शाब्दिक अर्थ है वीर्य या फिर स्पर्म। ये पुरुष का यौन तत्व है जो स्त्री के अंडाणु के साथ मिलकर निषेचन करता है। शुक्र की गुणवत्ता और मात्रा गर्भधारण के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अंडाणु में देखिए, अंडाणु का रज, ठीक है, ओवियम स्त्री का यौन तत्व है जो पुरुष के शुक्र के साथ मिलकर गर्भधारण करता है। अंडाणु की गुणवत्ता और समय पर आना भी गर्भधारण के लिए आवश्यक है। इसमें नेक्स्ट है कृमि, ठीक है, कृमि का अर्थ है बीज, जो पुरुष और स्त्री के संतान उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होता है। ये बीज या शुक्राणु और अंडाणु का मिलन गर्भधारण का प्रारंभिक चरण है। गर्भाशय, ठीक है, वह स्थल जहाँ शिशु का विकास होता है। ये एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है जहाँ संतान का पालन पोषण और विकास होता है। गर्भाशय की स्थिति और स्वास्थ्य गर्भधारण के लिए अनुकूल होना चाहिए, ठीक है। कृत्रिम संप्रेरक है, देखिए इसमें शारीरिक और मानसिक ताकत, विशेष रूप से प्रजनन शक्ति जो दोनों माता पिता से होनी चाहिए ताकि संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया सामान्य रूप से हो सके। संतान उत्पत्ति के लिए उचित शारीरिक और मानसिक स्थिति होना बहुत जरूरी है, ठीक है। समय और परिस्थिति, यह समय स्थान और उचित वातावरण का प्रतिनिधित्व करता है जो गर्भधारण के लिए उपयुक्त है, जैसे कि रजस्वला काल, ठीक है, ओव्यूलेशन पीरियड का सही समय, आरामदायक वातावरण और मानसिक स्थिति गर्भधारण की प्रक्रिया को प्रभावित
करती हैं, ठीक है। इसका निष्कर्ष है गर्भोत्पादक भावों की संख्या 6 है और ये सभी तत्व गर्भधारण के लिए आवश्यक है। इन भावों के लिए संतुलन से ही एक स्वस्थ गर्भ का निर्माण होता है। आयुर्वेद में इन भावों का ध्यान रखा जाता है ताकि संतान उत्पत्ति का गुण और स्वास्थ्य जो वो सुनिश्चित हो सके, ठीक है। अब सिंपल सी चीज यही थी कि गर्भोत्पादक भावों की संख्या पूछी गई थी, 6 थी, ठीक है। इसमें हमने इसका 6 फैक्टर्स के ऊपर हमने बात की, रिस्पॉन्सिबल जो भी है, ठीक है, आपके गर्भोत्पादक, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए, जिसमें आपका शुक्र के बारे में पढ़ा, अंडाणु के बारे में पढ़ा, कृमि बीज के बारे में पढ़ा, गर्भाशय के बारे में पढ़ा, ठीक है, कृत्रिम संप्रेरक के बारे में पढ़ा, समय और परिस्थिति के बारे में पढ़ा और बाद में हमने इसका निष्कर्ष आपको निकाल कर दे दिया, ठीक है। अगर आप एक बुक लेकर आएंगे मार्केट से कोई भी, ठीक है, तो इसी टॉपिक के ऊपर कम से कम आपको पता नहीं कितने पेजेस मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही लंबे लंबे ग्रंथ की तरह होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने वो चीजें पढ़नी है ताकि आपका सिलेक्शन जो है कंप्लीट हो सके, ठीक है। लेकिन इन क्वेश्चन जरूर नहीं कि ये क्वेश्चन आएंगे, लेकिन टॉपिक समझें, ठीक है, टॉपिक का सेंस समझें, टॉपिक का डेफिनेशन समझें, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको चीजें बताई जा रही, जो एक्सप्लेन किए जा रहे हैं चीजों को, ठीक है, तो उससे भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है, थोड़ा सा भी आउट ऑफ जाता है इसलिए एग्जाम में, तब भी आपका दिमाग जो है एकदम से सेंस कर लेगा कि हाँ भाई इसका आंसर जो है वो यही है, ठीक है, क्योंकि ये चीजें हमने पढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर गृहिणी गर्भ का लक्षण, ठीक है। अब आपने सिम्टम बताना है गृहिणी गर्भ का, ठीक है। बताइए जल्दी से गृहिणी गर्भ का लक्षण, ठीक है। सभी को इसका आंसर आना चाहिए, सभी को आना चाहिए, ठीक है। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सही। गृहिणी गर्भ का लक्षण क्या है? स्तनों का काला होना, बिल्कुल सही है। रोम राज्य की उत्पत्ति, ठीक है। बॉडी हेयर लाइन की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। आंखों से बाल चिटकना, ठीक है, बिल्कुल सही। तो मतलब डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए गृहिणी गर्भ का लक्षण वो शारीरिक परिवर्तन है जो महिला के गर्भ धारण के दौरान होते हैं। ये लक्षण गर्भवती महिला के शरीर में कुछ विशेष बदलावों को दर्शाते हैं, ठीक है। जिसमें आपका है स्तनों का काला होना, रोम राज्य की उत्पत्ति, ठीक है, आंखों के बाल चिटकना, ठीक है। यानी कि पहला है स्तनों का काला होना। देखिए गर्भवती महिला के स्तनों में परिवर्तन होता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। जैसे उनके रंग का गहरा होना, ठीक है, ये बदलाव हार्मोनल परिवर्तन के कारण होता है और गर्भधारण की पहचान हो सकता है, ठीक है। रोम राज्य की उत्पत्ति यानी कि गर्भवती महिला के शरीर पर रोम राज्य बॉडी हेयर लाइन का बढ़ना भी एक सामान्य लक्षण हो सकता है। ये हार्मोनल बदलाव के कारण होता है, खासकर गर्भावस्था के दौरान, ठीक है। आंखों के बाल चिटकना, ठीक है, स्प्लिटिंग की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। ये एक विशेष लक्षण है जिसमें गर्भवती महिला के आंखों के बाल, ठीक है, आईलैशेस या पलकें अधिक स्पष्ट हो सकती हैं या उनमें चिटकने जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये भी हार्मोनल परिवर्तन के प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। यानी कि गृहिणी गर्भ में उपयुक्त सभी लक्षण एक साथ देखे जा सकते हैं जो गर्भवती महिला के शारीरिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। ये लक्षण गर्भावस्था के पहले 3 महीनों में या फिर बाद में दिखाई दे सकते हैं और ये महिला के शरीर में हो रहे हार्मोनल बदलावों के परिणाम स्वरूप होते हैं, ठीक है। अब देखिए एकदम से हमने गृहिणी गर्भ गर्भ का लक्षण क्या है, ठीक है, तो ये सारे ही हैं, ठीक है। हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। गृहिणी गर्भ के लक्षण में क्या क्या है? स्तनों का काला होना, रोम राज्य की उत्पत्ति, बालों का चिटकना, ठीक है, तो ये हमने पढ़ा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर हृदय की उत्पत्ति होती है, ठीक है। हर्ट फॉर्मेशंस ऑक्योर्स, ठीक है। ये तो भाई सभी को आना चाहिए, जिसको नहीं आया है इसका सही आंसर वो तो मैं यही बोलूंगा कि आयुर्वेदा फिर तो आपको और ज्यादा पढ़ना चाहिए फिर तो, ठीक है। और वैसे भी ये तो बेसिक से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आना चाहिए सभी को। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चतुर्थ मास में, इन द फोर्थ मंथ। देखिए हृदय की उत्पत्ति और विकास चतुर्थ मास फोर्थ मंथ के दौरान अधिक उत्पन्न और पूर्ण रूप से विकसित होता है। लेकिन हृदय की प्रारंभिक जो उत्पत्ति है गर्भ धारण के 3 हफ्तों में ही हो जाती है वैसे तो, ठीक है। देखिए इसमें कुछ स्टेप्स हैं। पहले 3 हफ्ते में देखिए हृदय का प्रारंभ मेसोडर्म से होता है और ये एक हृदय नलिका यानी कि हार्ट ट्यूब के रूप में विकसित होता है। इस समय ये एक साधारण नलिका होती है जिसमें संकुचन होता है, जिससे रक्त का संचार होता है, पहली बात, ठीक है। फोर्थ वीक में देखिए हृदय की नलिका में घुमाव और विभाजन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है और इसके बाद हृदय के 4 कक्ष की 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल बनते हैं। हृदय के वाल्व और रक्त वाहिकाओं का भी निर्माण प्रारंभ होता है। चतुर्थ मंथ में देखिए आते आते क्या होता है,
इस समय एक हृदय का आकार और संरचना पूरी तरह से विकसित हो जाती है। हृदय के चारों कक्ष, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल सही रूप से अलग हो जाते हैं और हृदय की कार्यप्रणाली में लगभग सामान्य हो जाती है। हृदय से रक्त संचार का पूर्ण रूप से आरंभ हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो फोर्थ है। ठीक है, लेकिन कई बार एग्जामिनर और ज्यादा मॉडिफिकेशन करके पूछता है तो वो थर्ड ऑप्शन भी डाल देता है कई बार। ठीक है, कि थर्ड मंथ भी डाल देता है। ठीक है, तो ये आपको उस समय क्वेश्चन का सेंस देखने की क्वेश्चन पूछ के रहा है। ठीक है, अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्वेश्चन है तो इंग्लिश को वहाँ पे प्रेफर करो। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश की जो लैंग्वेज रहती है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहती है। तो ठीक है, हृदय की प्रारंभिक उत्पत्ति पहले 3 सप्ताह में होती है, लेकिन चतुर्थ मास में हृदय का विकास जो पूर्ण रूप से होता है और ये कार्यात्मक रूप से तैयार जो हो जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, सुश्रित गौतम के अनुसार गर्भ में सर्वप्रथम बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या ये हृदय बनता है, नाभि, मध्य शरीर या फिर हेड बनता है? जल्दी से बताइए। सुश्रित गौतम के अनुसार गर्भ में सर्वप्रथम बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनकी मिडल बॉडी। देखिए सुश्रित और गौतम के अनुसार गर्भ में सर्वप्रथम बनने वाली संरचना को लेकर आयुर्वेद में कहा गया कि गर्भ में मध्य मिडल बॉडी सबसे पहले बनता है। ठीक है, इसमें व्याख्या देख लेते हैं। देखिए सुश्रित और गौतम के अनुसार जब गर्भ धारण के बाद भ्रूण का विकास होता है तो सबसे पहले भ्रूण का मध्य भाग विकसित होता है। इसके बाद धीरे धीरे अन्य अंगों का विकास होता है। यह मध्य शरीर भ्रूण के धड़, ठीक है, का पहला भाग होता है जो सबसे पहले आकार लेना शुरू करता है। विकास का क्रम मध्य शरीर, ऊपरी और निचले अंग और फिर आंतरिक अंग। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू व्यूज। ठीक है, ये वह हिस्सा है जो सबसे पहले आकार लेता है और शरीर की केंद्रीय संरचना बनाता है, मध्य मिडल बॉडी। ठीक है, अपर एंड लोअर लिम्स, इसके बाद धीरे धीरे हाथ, पैर और अन्य अंगों का विकास, आंतरिक अंग, इंटरनल ऑर्गन्स, अंत में भ्रूण के आंतरिक अंग जैसे कि हृदय, यकृत और गुर्दे का विकास। ठीक है, ये विचार, ठीक है, ये विचार सुश्रुत और गौतम के आयुर्वेदिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें गर्भावस्था प्रारंभिक चरण में शारीरिक संरचनाओं के विकास का क्रम और समय को विस्तार से बताया गया। तो ठीक है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गर्भ का पोषण होता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या ये माता की संबंधा नाड़ी से होता है, रक्तवा नाड़ी से होता है, अजोबा नाड़ी से होता है, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल से होता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, गर्भ का पोषण होता है। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माता की स्पंदा नाड़ी से। ठीक है, वाई द मदर्स कनेक्टेड कोड। ठीक है, देखिए तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। देखिए नाभिक नाड़ी, अम्बिलिकल कोड। देखिए जब भ्रूण माता के गर्भ में होता है तो नाभिक नाड़ी गर्भस्थ शिशु को पोषण, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक तत्व प्रदान करती है। यह नाड़ी गर्भाशय में स्थित प्लेसेंटा से जुड़ी होती है और इसके माध्यम से माँ का रक्त भ्रूण तक पहुंचता है। प्लेसेंटा क्या है? देखिए प्लेसेंटा गर्भ के अंदर एक अंग है जो भ्रूण और माता के रक्त प्रवाह के बीच एक सेतु का काम करता है। यह न केवल पोषण और ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है बल्कि भ्रूण से अपशिष्ट उत्पादों को भी मां के शरीर में वापस भेजता है। मदर्स ब्लड, माँ का रक्त और भ्रूण का रक्त प्लेसेंटा के माध्यम से जुड़े होते हैं, लेकिन दोनों का रक्त एक दूसरे से नहीं मिलते। माँ के रक्त से भ्रूण को पोषक तत्व और ऑक्सीजन मिलते हैं, जबकि भ्रूण में अवशिष्ट पदार्थों को माँ के रक्त से माध्यम से बाहर भेजा जाता है। अब देखिए इसका निष्कर्ष हम आपको बता देते हैं। देखिए गर्भ का पोषण माता की संबंध नाड़ी यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा के माध्यम से होता है, जो भ्रूण और माँ के शरीर को जोड़कर पोषक तत्व, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान सुनिश्चित करते हैं। देखिए अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बात हुई थी? बात ये हो रही थी गर्भ का पोषण कहाँ होता है। देखिए हमने एकदम से बता दिया कि भाई देखिए माँ की संबंधित नाड़ी से, यानी कि बाय द मदर्स कनेक्टेड कोड। ठीक है, अब फिर इसको हमने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, कि ये जो माँ का पोषण, फीटस नरिशमेंट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, नाभिक नाड़ी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो उसको हमने विस्तार से समझा, जिसमें हमने नाभिक नाड़ी, अम्बिलिकल कोर्ड के बारे में समझा, प्लेसेंटा के बारे में समझा और मदर्स ब्लड के बारे में समझा, और फिर हमने आपके लिए निष्कर्ष यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत अनुसार प्रज्ञा, अर्वुद, अपची आदि किस त्वचा में होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी को आना चाहिए। सुश्रुत स्वार, प्रज्ञा, अर्बुद, अपची किस त्वचा में होते हैं? बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। क्या ये ताम्रा, वेदनी, रोहिणी या फिर श्वेता? बताइए जल्दी से।
देखिए, इसका सही आंसर है रोहिणी। अब इसको थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं। सुश्रुत के अनुसार प्रज्ञा, अर्बुद और अपची जैसी स्थितियां रोहिणी त्वचा में होती हैं। अब देखिए रोहिणी त्वचा क्या है, रोहिणी त्वचा का अर्थ रोहिणी त्वचा क्या है भाई, ठीक है। आयुर्वेद के महान चिकित्सक सुश्रुत के अनुसार मानव शरीर की त्वचा 7 परतों से बनी होती है, 7 लेयर से बनी होती है। इनमें से एक परत को रोहिणी कहा जाता है। रोहिणी त्वचा की सबसे बाहरी परत होती है और ये त्वचा को बाहरी वातावरण से बचाती है। देखिए, आयुर्वेद में त्वचा को विभिन्न स्तरों और परतों में विभाजित किया गया है। रोहिणी त्वचा की एक परत है जो शरीर के बाहरी हिस्से से जुड़ी होती है और इसमें विभिन्न प्रकार की उत्पन्न जो विकार है इसमें उत्पन्न हो सकते हैं। अब देखिए, इसमें बात हुई थी प्रज्ञा, अर्बुद और अपची के बारे में, थोड़ा सा उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, प्रज्ञा के बारे में, ये मानसिक विकारों से संबंधित होता है जो त्वचा पर दिखाई देता है, ठीक है। इसमें मानसिक स्थिति से उत्पन्न त्वचा संबंधित रोग होते हैं, ठीक है। अर्बुद के बारे में देखिए, ये त्वचा में गांठ या ट्यूमर के रूप में प्रकट होता है जो आमतौर पर त्वचा की गहरी परतों में विकसित होता है। अपची के बारे में बता देते हैं। ये त्वचा पर होने वाले घाव या सूजन को दर्शाता है जो अक्सर संक्रमण या आंतरिक दोषों के कारण होता है, ठीक है। इसका निष्कर्ष क्या है, देखिए, सुश्रुत के अनुसार प्रज्ञा, अर्बुद और अपची जैसी स्थितियां रोहिणी स्किन में होती हैं जो त्वचा की बाहरी परत से संबंधित होती हैं और इनमें और इनसे संबंधित विकारों का इलाज आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि देखिए हमें ये बता दो कि सुश्रुत के अनुसार प्रज्ञा, अर्बुद, अपची किस त्वचा में होते हैं, तो हमने एकदम से बता दिया कि भी रोहिणी में होते हैं, ठीक है, रोहिणी त्वचा में होते हैं। फिर हमने रोहिणी त्वचा यानी कि उसका अर्थ क्या है, वो क्या चीज है, ठीक है, उसके बारे में समझा, ठीक है। हमने 7 लेयर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमने प्रज्ञा, अर्बुद और अपची के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो हमने निष्कर्ष में हमने ये सारी चीजें फिर पढ़ ली, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ स्किन लेयर्स, ठीक है। ये आपकी स्किन लेयर्स है, फंक्शन है और डिजीज है, ठीक है। यानी कि अगर आप अच्छे से एक बार देख लेना इस इमेज को, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, जिसमें ये सारी लेयर्स के बारे में बताया है, ठीक है। देखिए, रोहिणी के बारे में भी इसमें बताया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें बता दी हैं, ठीक है। अपची वगैरह, ट्यूमर, ठीक है, जो हमने ऊपर जाके अभी गोइटर वगैरह, ठीक है, जो हमने रोहिणी से डिस्कस किया, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं, ठीक है। 7 लेयर्स के बारे में सारी चीजें हैं। अगर एक बार ये अच्छे से पढ़ लिया ना आपने, ठीक है, इसमें स्किन लेयर्स, फंक्शन और डिजीज, ठीक है, तो आपकी सारी स्किन लेयर्स और क्लियर हो जाएंगी डिजीज और लेयर्स से, ठीक है, और फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं बेदनी त्वचा का प्रमाण, ठीक है। क्या ये वृद्धि या फिर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। एक जैसे ऑप्शंस आ गए हैं, ठीक है। देखिए, इसका सही आंसर वैसे तो वृद्धि है, ठीक है। ऑप्शंस इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, ठीक है, बट आपको याद रखना है वृद्धि, ठीक है। अब देखिए, बेदनी त्वचा, बेदनी स्किन का प्रमाण आयुर्वेद में वृद्धि के रूप में होता है, ठीक है। इसमें बेदनी त्वचा का अर्थ क्या है पता होना चाहिए। देखिए, आयुर्वेद में बेदनी त्वचा एक विशेष प्रकार की त्वचा होती है जो अत्यधिक संवेदनशील और उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया देने वाली मानी जाती है। ये त्वचा अपनी संवेदनशीलता के कारण बाहरी आक्रमणों या उत्तेजनाओं का त्वरित रूप से उत्तर देती है। देखिए, इसमें वृत्ति का अर्थ क्या है, देखिए, वृत्ति का अर्थ है किसी विशेष गुण या लक्षण का प्रदर्शन या माप। इस संदर्भ में जब हम बेदनी त्वचा का वृत्ति के रूप में माप करते हैं तो इसका अर्थ होता है त्वचा की संवेदनशीलता, उसकी प्रतिक्रिया क्षमता या उत्तेजना के प्रति उसकी वृत्तियों इनकी प्रतिक्रियाओं का आकलन करना। इसका निष्कर्ष क्या है, बेदनी त्वचा की माप वृत्ति के माध्यम से की जाती है जो इस त्वचा की संवेदनशीलता और उत्तेजना के प्रति उसकी प्रतिक्रिया को दर्शाती है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर बात हुई थी बेदनी त्वचा का प्रमाण, तो हमने एकदम से बताया वृद्धि इसका सही आंसर होगा, जिसमें जिसके बाद हमने बेदनी त्वचा का अर्थ पढ़ा, वृत्ति का अर्थ पढ़ा और फिर निष्कर्ष हमने देखा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे गर्भ में बुद्धि का प्रादुर्भाव किस माह में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए, सभी को आना चाहिए। सोचिए सोचिए सोचिए, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6th मंथ। देखिए, गर्भ में बुद्धि का प्रादुर्भाव आयुर्वेद के अनुसार 6th मंथ में होता है। इसका विवरण देखते हैं। देखिए, आयुर्वेद में गर्भ के विकास को विभिन्न चरणों में बांटा गया है और हर माह में भ्रूण का एक नया अंग या गुण विकसित होता है। 6वें महीने के दौरान भ्रूण में मानसिक विकास होता है और बुद्धि इंटेलिजेंस का प्रादुर्भाव शुरू होता है। इस समय तक भ्रूण का मानसिक, बौद्धिक और संज्ञानात्मक विकास जो प्रारंभ हो जाता है। निष्कर्ष क्या है इसका, 6वें महीने में गर्भ की बुद्धि का प्रादुर्भाव होता है और इस समय भ्रूण की मानसिक और संज्ञानात्मक विकास की प्रतिक्रिया जो वो शुरू होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो वो शुरू होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर तीसरी त्वचा का नाम, ठीक है। अब देखिए, तीसरी त्वचा का नाम क्या है, लोहिता, श्वेता, ताम्र या फिर
अब भासिनी, ठीक है। इमेज के ऊपर चलते हैं एक बार, ठीक है। तीसरी त्वचा में देखिए कौन सी त्वचा आ रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए कौन सी आ रही है, श्वेता आ रही है, ठीक है। यहाँ पर इसका फंक्शंस क्या क्या है श्वेता के, ठीक है। बैलेंसिंग द कलर ऑफ द स्किन, ठीक है। अब चलिए इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर है श्वेता, ठीक है। इमेज नीचे भी इंसर्ट थी, ठीक है। देखिए इसका सही आंसर क्या है, श्वेता, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर स्किन लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, उसका फंक्शन आता है या फिर डिजीज आता है, ठीक है। थिकनेस कई बार पूछ लेता है, कई बार नहीं पूछता, वैसे इतना डीपली नहीं आया नहीं आज तक तो क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन फिर भी डिजीज और फंक्शन और लेयर्स तो फिर आपको स्किन के पता होने चाहिए, उसकी जो लेयर्स के, ठीक है। तो श्वेता इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, यकृत लिंग गर्भ के किस भाव से उत्पन्न होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताइए जल्दी से बताइए, जल्दी से। क्या ये मातृज, पितृज, सत्वज या फिर राजस, जल्दी से बताइए। यकृत लीन गर्भ के किस भाव से उत्पन्न होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए इसका सही आंसर है मातृज। देखिए यकृत गर्भ यानी कि लिवर फॉर्म्ड फीटस, ठीक है, मातृज भाव से उत्पन्न होते हैं। इसका विवरण एक बार देख लेते हैं। देखिए आयुर्वेद में गर्भ के निर्माण और विकास को विभिन्न कारकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यकृत गर्भ का संबंध मातृज भाव से है, जिसका अर्थ है कि ये गर्भ माँ से संबंधित होता है और माँ के शरीर के तत्वों द्वारा ये विकसित होता है। जब गर्भ धारण के समय माँ का शारीरिक स्वास्थ्य और आहार संस्कार ठीक होते हैं, तो यकृत से संबंधित तत्वों का निर्माण होता है, जो भ्रूण के यकृत के विकास में योगदान करते हैं। इस भाव से भ्रूण में यकृत का निर्माण और विकास होता है। निष्कर्ष है, यकृत गर्भ मातृज भाव से उत्पन्न होते हैं, जिसका अर्थ है कि यह गर्भ माँ के शारीरिक तत्वों से उत्पन्न होता है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर यही पूछा गया था कि भाई हमें ये बता दो यकृत गर्भ के किस भाव से उत्पन्न होते हैं, तो एकदम से हमने बता दिया कि भाई देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मातृज, ठीक है। जिसके बारे में हमने विवरण से थोड़ा सा डिस्कस कर लिया कि आयुर्वेद में गर्भ के निर्माण और विकास को विभिन्न कारकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। इसमें ये गर्भ माँ से संबंधित होता है, ठीक है। मतलब सिंपल सा है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, पराशर के मतानुसार गर्भ में सर्वप्रथम बनता है, क्या बनता है, हृदय नाभि शिर या फिर सर्व शरीर बनता है, पराशर के मतानुसार, ठीक है। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाभि, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, पराशर के मतानुसार गर्भ में सर्वप्रथम नाभि बनता है, अकॉर्डिंग टू किसका, पराशर के, ठीक है, उनके व्यूज के अकॉर्डिंग, ठीक है। विवरण क्या है, पराशर के आयुर्वेदिक ग्रंथों में गर्भ के विकास की प्रक्रिया का विवरण दिया गया है। उनके अनुसार जब गर्भावस्था का प्रारंभ होता है, तो नाभि यानी कि नाभिक क्षेत्र सबसे पहले बनता है। ये भ्रूण का केंद्रीय हिस्सा है होता है, जो शरीर के अन्य अंगों के विकास के लिए आधारभूत संरचना प्रदान करता है। तो इसका निष्कर्ष क्या है, पराशर के अनुसार गर्भ में नाभि यानी कि नेवल सबसे पहले बनता है, जो भ्रूण के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर, सुश्रुत के अनुसार महामरमाणी एवं महाशिरा संख्या यहाँ पर पूछी है, 10 30 24 40 या फिर 10 40 या फिर 24 30, जल्दी से बताइए अपना सही आंसर क्या होगा। जल्दी से फास्ट हरी अप, सभी को आना चाहिए। नेक्स्ट सॉरी, इसका सही आंसर होगा 24 व 40। देखिए सुश्रुत के अनुसार महामरमाणी और महाशिरा, ठीक है, उसकी संख्या क्या है, महामरमाणी 24 और महाशिरा 40, ठीक है। विवरण क्या है इसका, देखिए महामरमाणी ये शरीर के प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जो जीवन और मृत्यु के दृष्टिकोण से अत्यधिक संवेदनशील माने जाते हैं। इन बिंदुओं पर आघात जीवन के लिए घातक हो सकता है। सुश्रुत के अनुसार शरीर में कुल 24 महामरमाणी होते हैं, जबकि महाशिरा की बात होती है तो महाशिरा का संबंध सिर और मस्तिष्क के महत्वपूर्ण बिंदुओं से होता है। ये बिंदु न केवल शारीरिक स्वास्थ्य से बल्कि मानसिक और तंत्रिका प्रणाली से भी जुड़े होते हैं। सुश्रुत के अनुसार शरीर में 40 महाशिरा होती है, तो इसमें निष्कर्ष जो हो हम ये निकालते हैं कि सुश्रुत के अनुसार महामरमाणी की संख्या 24, महाशिरा की संख्या 40। ये बिंदु शरीर के विभिन्न अंगों और प्रणालियों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। अब सिंपली फ्रेंड्स आपको करना क्या है, ठीक है, अगर आपको आयुर्वेदा फार्मासिस्ट की बेस्ट प्रिपरेशन करनी है, तो ये हमारा नंबर है 8278723715, ठीक है। ये HPG की आपकी टीम का ऑफिशियल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर व्हाट्सएप करो। इसमें आपको वीडियो कोर्स इसमें आपको मिल जाएगा, थ्योरी वाइज लेक्चर्स वाइज सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। डेली आपको टेस्ट लगाने का मौका मिलेगा आयुर्वेदिक बच्चों के साथ, फिर इसमें आप अपना रैंक वगैरह चेक कर सकते हैं कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, 5000 MCQ सीरीज इसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। सॉल्यूशंस के साथ 10 से 15 सालों के सॉल्यूशन पेपर आपको इसमें मिल जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, और जो भी हाल ही में पेपर्स हुए हैं वो भी इसमें सॉल्यूशंस मिल जाएगा, ठीक है। और इतना ही कंप्लीट जनरल स्टडीज इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जनरल स्टडीज में, ठीक है। जिसमें आपका पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, इकोनॉमी हो गया, आपका करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ज्योग्राफी वगैरह हो गया आपका, ठीक है।
तो ये कंप्लीट एडिशन, और इसमें देखिए आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, आपको अलग से एमसीक्यू सीरीज, आपको एडिशंस सब इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। टॉपिक वाइज आपको अलग से, चैप्टर वाइज आपको अलग से लेक्चर्स और क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। और एक प्रॉपर वे में तैयारी करोगे तो फिर दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, फिर आप इजीली अपने आंसर जो है टैकल कर सकते हैं, क्योंकि मिशन है हमारा आयुर्वेद में किसी भी तरह से 2025 में सरकारी नौकरी, ठीक है। तो इस मिशन को अगर आपने अचीव करना है हमारे साथ करना, और बाकी एस्पिरेंट्स के साथ करना है, तो सिंपली आपको यहाँ पर व्हाट्सएप करना है, ठीक है। और कहीं नहीं जाना है, हजारों लाखों रुपया देने की कहीं जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए। धन्यवाद।